ये एक बॉडी है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, और अगर ये ऐसा घूमेगी तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूम रही है और इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो हमने फॉर्मूला लिखा है, उसमें पढ़ा है। अब मान लीजिए कि इस बॉडी को हमने यहां पर पकड़ा और ऐसे घुमाया, ये अब ये इस पॉइंट के चारों तरफ न घूम के इसके चारों तरफ घूम रही है। जब इसके चारों तरफ घूमेगी तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा जितना पहले था? तो आंसर है नहीं, उतना नहीं रहेगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? यहां पर जब हम इसे घुमा रहे थे तो इसके मास ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर थे, और जब हम यहां से घुमा रहे हैं तो देखिए ये मास इतनी दूर चला गया, ये r बढ़ गया, रेडियस ऑफ रोटेशन, और इसका स्क्वायर और ज्यादा बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। इस तरह से जब हम एक्सिस बदलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। हम जब नई एक्सिस बनाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को दो थ्योरम लगते हैं, जिसमें से एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां पर जो हमारा पुराना नॉलेज है वो ये है कि अगर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये हमने फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है, ये याद है आपको? ठीक है, जितने भी आपने फॉर्मूलाज नोट किए थे उस सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर हमने एक एक्सिस बनाई, जिस पॉइंट पर हम इसको घुमाना चाहते हैं, जिस पॉइंट के चारों तरफ घुमाना चाहते हैं, उस एक्सिस की एक स्पेशलिटी है कि ये वाली जो एक्सिस ऐसी है, ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे। तो यहां पर अगर ये एक्सिस ऐसी बनती है सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, हम जिस पर घुमा रहे हैं वो यहां पर एक्सिस है, ऐसी। ये दोनों एक्सिस कैसी हैं? पैरेलल। सेंटर ऑफ मास पे घूमेगी ऐसे, इस एक्सिस पे घूमेगी तो इसके चारों तरफ ऐसे। ठीक है, तो शर्त क्या है? ये दोनों पैरेलल होंगी। जब इस एक्सिस पर घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको बताता है। ओके, तो यहां से हमने इसको जितना यहां पर लिया, इस बॉडी का पूरा मास कहां लोकेटेड माना जाता है? सेंटर ऑफ मास पे। इसका पूरा मास एक पॉइंट मास जितना यहां पर है लोकेटेड, और यहां से हमने इसको a डिस्टेंस पर ये दूसरी एक्सिस बना दी। ये कितना डिस्टेंस है? a। इस a डिस्टेंस को ऐसे घुमाया तो ये a रेडियस से ये पूरा मास कैपिटल M ऐसा घूमा, तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो गया। कितना? ma², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, m और a का स्क्वायर। ये ma², ये उसका रेडियस क्रिएट हो गया ma²। a क्या है? ये जो एक बॉडी थी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यहां पर हमने एक्सिस ना बनाकर यहां पर इस पॉइंट पर एक्सिस बनाई, ये इस एक्सिस पर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये दोनों इस पर नॉर्मल है। इसके चारों तरफ जब हम इसको घुमाएंगे, इस बॉडी को घुमाएंगे ऐसे, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम क्या मानते हैं कि यहां पर पूरा मास रखा हुआ है और ये डिस्टेंस a है, तो जब ये मास ऐसा घूमेगा तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा? ma²। और जब ये बॉडी ऐसा घूमेगी तो देखिए ये बॉडी अभी ये साइड आपको दिख रही है, अब इधर आई तो ये साइड आई, फिर ऐसा गई और फिर ऐसा आ गई, फिर ये साइड आई, तो ये बॉडी अपने आप में अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ भी टर्न करती है। तो इसमें दो मोशन हो रहे हैं, एक इस एक्सिस के चारों तरफ पंखे जैसा ऐसा चलेगी, दूसरा इसका फेस इधर है फिर इसका फेस इधर है, तो ये ऐसा घूम भी रही है।
घूम भी रही है और इस पॉइंट के चारों तरफ चल रही है। जब ये इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसा चलती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेना, ma²। और जब ये घूम रही है तो उस समय तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके चार्ट से लेते हैं। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम हमने रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो उसका नाम क्या रखा, ICM। ICM एब्रिविएशन किसका बना समझ आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये वाला ऑलरेडी उसके पास है और ये ऐसा टर्न हो रहा है, अभी यहां है, थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और इधर से घूम के फिर ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा एक्शन हुआ, टर्निंग। दूसरा एक्शन कौन सा हुआ, यहां से पकड़ के हमने इस पूरी बॉडी को ऐसा घुमाया है। ये वाला मास, पूरा का पूरा मास जो इसमें रखा है, ये ऐसा टर्न हुआ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², उस बॉडी का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम, ये आ गया I। बस I अबाउट गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस को मान लीजिए हमने लिखा Z, सो दिस इज I अबाउट Z और I अबाउट गिवन एक्सिस, दिस इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, क्या शर्त है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगी, दूसरी हमारे गिवन पॉइंट से जाएगी और दोनों के बीच शर्त क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ये जरूरी है। तो एक अगर ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी होगी और एक एक्सिस अगर ऐसी है तो दूसरी एक्सिस भी ऐसे होगी। ठीक, ये अब इसका ना एक ऑफिशियल मैथमेटिकल प्रूफ भी है, उस प्रूफ को हम लोग करते हैं। ये बॉडी है, यहां पर ये दोनों एक्सिस बनी हुई है, यहां से जब हम इसको घुमाते हैं इसके चारों तरफ, तो हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट हमने लिया यहां पर, लेट P बी एनी पॉइंट of body at distance x from center of mass। ये यहां से सेंटर ऑफ मास से ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट कितना है, a डिस्टेंस पर है। ये वाला क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन O, जहां पर की हमारी नई एक्सिस है। देन यहां पर हमने इसका मास लिया m, उस पार्टिकल का मास। इस पार्टिकल को हमने ये वाली एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घुमाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P अबाउट न्यू एक्सिस I Z is equal to m multiplied by OP square, OP square। ये फॉर्मूला सबको बेसिकली मालूम है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये वाला पॉइंट ऐसा घूम रहा है, इसका रेडियस O से लेके P तक। अगले ही स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, m a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस एक्स स्क्वायर को मैथमेटिकली हमने इसको एक्सपेंड कर दिया एंड दिस बिकम्स ma स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर प्लस 2max। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ये आया
moment of inertia of P, 1 point. Therefore, moment of inertia of complete system फॉर्मूला क्या है? I for the complete system is equal to I for 1 point, I for second point, I for third point and so on. सभी पॉइंट्स के लिए हम I को लेंगे और सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल I, यानी सबको हमको ऐड करना है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम निकालेंगे तो ये आ जाएगा I Z for complete system is equal to sigma ma square plus sigma mx square plus sigma 2max। ठीक है, हर पार्टिकल का आपस में जोड़ दिया तो उसके लिए ma स्क्वायर फॉर वन पार्टिकल, ma स्क्वायर दूसरे का, यहां पर उसका अलग डिस्टेंस होगा, तीसरे का अलग डिस्टेंस, चौथे का अलग डिस्टेंस, सबके ma स्क्वायर करके हमने आपस में जोड़ दिए तो वो क्या निकल गया? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस इज सिग्मा m, दिस इज कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी ma स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। x कहां से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस है, mx स्क्वायर एक पार्टिकल का है, इसका सिग्मा कर देंगे तो पूरी बॉडी का हो जाएगा। अबाउट विच पॉइंट? अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये प्लस अब ये सिग्मा mx देखिए क्या है? m इंटू एक्स, ये सेंटर ऑफ मास है, ये m इस बॉडी का, इस पार्टिकल का मास है और x इसका डिस्टेंस है। जब हम मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी बनती है? आंसर है मोमेंट ऑफ मास। एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास के, याद करिए ये एक बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका डिस्टेंस r1 है, यहां दूसरा है, इसका भी मास m है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका r3 है, इसका r4 है, इसका r5 है, इसका r6 है। तो सभी का अगर हम mr स्क्वायर करते हैं तो r सब हमने सेंटर ऑफ मास से नापे हैं तो ये कितना होता है? 0। ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं। इधर कुछ राइट में पढ़ेंगे और कुछ कुछ x लेफ्ट में हो जाएंगे, फिर से कुछ r राइट में है, सॉरी mr स्क्वायर नहीं, ओनली mr, मोमेंट ऑफ मास। जब r को सेंटर ऑफ मास से नापा जाता है तो कुछ r हमको राइट में मिलेंगे, कुछ r हमको लेफ्ट में मिलेंगे, और वो याद करिए तराजू, ये हम सबको मालूम है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? m1 r1 माइनस है, m2 r2 प्लस है। दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन कितना हो जाएगा? 0। 2 की जगह हमने ऐसे 10 ले लिए, 100 ले लिए, तो भी सबका एडिशन क्या होगा? 0, क्योंकि ये कहां पर है? सेंटर ऑफ मास में। तो जब हम r को सेंटर ऑफ मास से नापते हैं तो एक तरफ के mr स्क्वायर जो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ के mr स्क्वायर जो एंटी क्लॉक घुमाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसलिए जब हम दोनों का सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0। तो ये एक थ्योरम पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो अभी फिर से याद रखिए
कि जब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नापे जाते हैं तो सभी का mr मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहां पर r की जगह हमने क्या लिया है डिस्टेंस x, यहां एक पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया और सभी mx को जोड़ दिया। अगर सभी mx को जोड़ दिया तो हमको टर्म क्या मिलेगी सिग्मा mx और ये किसके बराबर होगा 0। सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ का सिग्मा mx 0 होता है। आधा क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और आधा एंटी क्लॉक घुमाना चाहता है। ये बात समझ में आई सबको? तो याद रखिएगा आगे से सिग्मा mx इज इक्वल टू 0 वेयर x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ओके, अब यहां पर देखिए ये रहा सिग्मा, ये रहा m, ये रहा x, ये सिग्मा mx। अब सिग्मा mx की वैल्यू कितनी होती है 0। सिग्मा mx 0 है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा क्या हो गया 0। सो iz इज इक्वल टू ma स्क्वेयर प्लस ICM। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसका प्रूफ नोट कर लीजिए, इसका न्यूमेरिकल अभी हम बनाकर देखेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक बॉडी में सेंटर ऑफ मास हमने लिया और उससे जाने वाली एक्सिस के चारों तरफ बॉडी को घुमाया तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये एक डिस्क है, इस डिस्क में यहां पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पर हमने ये एक्सिस बनाई दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इसको ऐसे घुमाया। ये है इसकी नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है और सेंटर ऑफ मास से पार होती है। ये इस तरह से ऐसा घूमेगा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेंटर ऑफ मास से जाने वाली दो और एक्सिस के बारे में सोचिए। एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जाती है लेकिन ऐसे प्लेन में है, ऐसे खड़ी परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे ये लाइन हमने ऐसे खींची, यहां पर एक डंडी लगाई और इसको ऐसा घुमा दिया तो ये ऐसा घूम रहा है। ये अभी इसकी एक्सिस का डिस्क्रिप्शन क्या है? द एक्सिस इज अलोंग ए डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर को एक्सिस बना के हम इसको घुमा रहे हैं। ये एक्सिस भी कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से। ये तीसरी एक्सिस हमने ली, ये एक्सिस भी कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से, और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली तीन एक्सिस के बारे में सोचिए। दो एक्सिस डायमीटर है जो उसके प्लेन में ही है, लेकिन दोनों डायमीटर हमने जानबूझ के ऐसे लिए जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक ऐसा और ये 90 डिग्री बनाते हुए ऐसा। इस पर जब बॉडी घूमेगी तो ऐसे, इस पर बॉडी घूमेगी तो ऐसे, और ये वाला तीसरा एक्सिस इस पर बॉडी घूमेगी तो ऐसे। इसमें ये वाला एक्सिस पर जब ये बॉडी घूमती है तो आप देखते हैं ये लाइन इसके प्लेन में नहीं है, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो पहले ये जो तीन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इन तीनों का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वाली एक्सिस के चारों तरफ ये घूमेगा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका हम नाम देते हैं आई एक्स। तो ये हमने आई एक्स, कुछ मेजरमेंट होगा इसका। फिर ये वाई डायरेक्शन में हमने इसको रखा, वाई डायरेक्शन भी कहां पर है? इसके प्लेन में। यहां रख के इसके चारों तरफ ऐसे घुमाया, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजरमेंट हमने किया और वो मेजरमेंट है आई अबाउट वाई। एक्स और वाई दोनों प्लेन में हैं। अब हमने इसका मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट किया ऐसे। जब ऐसे मेजरमेंट करते हैं तो ये है आई अबाउट जेड एक्सिस। ये एक्स थी, ये वाई थी, ये जेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? आई इज अबाउट जेड।
इसका कैलकुलेशन किया, दिस इज आई अबाउट जेड एक्सिस। और इनमें स्पेशल क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस आर in the plane of rotation, are in the plane of body. Z is normal to plane. Okay, ये अच्छा, तब इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इनका रिलेशन होता है आई जेड हमेशा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू इन दोनों के एडिशन के बराबर होती है। वेरी सिंपल रिलेशन। फिर से देखिए, इस बॉडी को, ये वाली बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के चारों तरफ इसको घुमा दिया, इसकी वैल्यू निकाली, और ये आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा छोटा रेडियस मिलेगा इसको घूमने के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू आई 70। ठीक है। अब दूसरा एक्सिस मैंने लिया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और इसके चारों तरफ इसको घुमा दिया। यहां पर आप देख रहे हैं ये रेडियस बढ़ गया पार्टिकल का, कुछ पार्टिकल्स का रेडियस बढ़ गया, तो मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू आई 90, पहले वाले की 70, इसकी 90। अब यहां पर हमने एक्सिस बनाया ऐसे, ये अब ये कैसे घूमेगा बताइए, समझ आ रहा है आपको? यस, ऐसा घूमेगा, ये इस तरह से इसको घुमाया। जब हम इस तरह से इसको घुमाते हैं, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नापते हैं, तो देखते हैं ये आता है 160। इसका कितना था 70, इसका कितना था 90, और इसका कितना आया 160। दिस इज आई जेड। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये वाला जो थ्योरम है, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये समझ आ गया आपको कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। अब इसका प्रूफ, एक्स एंड वाई, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? ये होता है, if x and y are axis in the plane of body, z is normal to the plane, then I about z is equal to I about x plus I about y. This is parallel axis theorem. Okay, अब इसका छोटा सा प्रूफ है, ये ठीक। तो ये प्रूफ देखिए, ये कोई बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास से हमने 3 एक्सिस ड्रॉ की, 2 एक्सिस इसके प्लेन में और 1 एक्सिस इसके नॉर्मल। नॉर्मल वाली एक्सिस का नाम क्या रखना है? जेड एक्सिस। ये हमने रखी जेड एक्सिस, जो इसके अंदर से जाएगी और ऐसे, और इसमें हमने कोई भी 2 एक्सिस ले ली। एक ये एक्सिस है, लेट अस से दिस एक्सिस इज एक्स एक्स, और एक इसके हमने नॉर्मल ली। डायग्राम में 3 डायमेंशनल डायग्राम बन रहा है, तो वो नॉर्मल दिखेगी नहीं, लेट्स से दिस, और इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये वाली एक्सिस को क्या माना हमने? वाई वाई। ये दोनों प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अगर आप इसको ठीक है समझ सकते हैं। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है, देन आई कैन चेंज द डायग्राम। इस तरह से इसे बनाते हैं। ये एक डिस्क है,
जो डायग्राम हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ये z एक्सिस है, इस डायग्राम को आप और अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है। ये ऐसे घूमेगी इस तरह से, और ये z एक्सिस है, इसमें हमने दो डायमीटर इसके बना दिए, एक ये डायमीटर है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्स है, और एक इसके परपेंडिकुलर यहां पर बना दिया, ये वाला वाई वाई, इस तरह से। अब डायरेक्शन कुछ क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब यहां पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन आपस में बनाने हैं, तो हम तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस, ठीक। एक पॉइंट हम यहां कोई भी ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज द पॉइंट। ये एक पॉइंट P लिया, इसका मास m है। अब इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये हमारा वो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस हम यहां पर गए और यहां से परपेंडिकुलर बनाया, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल ये, तो एक्स एक्सिस पर ये आया, ये इसका क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाला डिस्टेंस क्या है इसका, वाई कोऑर्डिनेट। वाई की डायरेक्शन में कितनी दूर है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स की डायरेक्शन में कितनी दूर है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं और इसका मास m है। ये समझ आ गया। z कोऑर्डिनेट कितना है, तो जितना ये z एक्सिस से दूर है वो इसका z कोऑर्डिनेट है। फिर से देखिए, ओरिजिन से x की डायरेक्शन में जितना दूर x कोऑर्डिनेट, ये, और ये वाला जो डिस्टेंस अब हम लेते हैं, एक ये लाइन को हम खींचते हैं और इसको लिखते हैं r। तो हमारे पास अब डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है y, ये वाला डिस्टेंस y, ये वाला डिस्टेंस कितना है, जितना ये है, और ये कितना डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस r है। ओके, अब अगली चीज जो आपको स्पेशल समझने की है, पहले इसको m मास को हम x एक्सिस के चारों तरफ घुमाते हैं। कैसे घूमेगा m, किधर सर्कल बनेगा इसका, x एक्सिस को फिक्स करिए और m को ऐसे चारों तरफ इसके घुमाइए, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो x एक्सिस है ये x एक्सिस है और m इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ये। अब अगर ये m ऐसा घूमता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर रेडियस की लेंथ कितनी, इस डायग्राम को देख के बताइए। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस r है। तो जब ये x के चारों तरफ घूमता है तो इसका रेडियस कौन है, x, y की r? ये डिस्टेंस देखिए, ये और ये m कैसा घूमेगा बताओ, ऐसा घूमेगा कि ऐसा घूमेगा? ऐसे घूमना है ना। ऐसे घूमने के लिए इसकी आर्म कौन है, y की x? हाँ, बोलने में हिचकिए मत, जो दिखता है बोलो। ये ऐसा घूम रहा है तो इसकी आर्म कौन सी है, y। लेंथ कितनी है उसकी, ये y, और इस y लेंथ से ये इसके चारों तरफ ऐसा घूमता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू वाई स्क्वायर। लेकिन किस एक्सिस के चारों तरफ, x एक्सिस के चारों तरफ। तो यहां हम शुरू करते हैं। Let there be a particle in plane having coordinates
एक्स वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसके हैं। ओके, देन आई एक्स, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस कितना बताया आपने? ऐसा घूमना है, m के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? वाई स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये बताइए आई अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, कैसे घूमेगा ये ऐसा और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। वाई एक्सिस के चारों तरफ इसका रेडियस कितना? ये, और ये रेडियस क्या है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट। तो आई अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा? एम एक्स स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का सम कर देते हैं। m और ब्रैकेट में क्या आएगा? x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहां पर देखिए, ये है x और ये है y और एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के। सो दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब तीसरी चीज, सब इधर देखिए, ये z एक्सिस है, ये पॉइंट m है, z एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है, ये ऐसा घूमेगा। इसका रेडियस बोलिए कितना? r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। उसको हम क्या लिख सकते हैं? आई जेड। सो ये एम आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे? आई जेड। देखिए, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसमें एक प्रिकॉशन आपको याद रखनी है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, पर आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड नहीं लेना है। बड़ा कौन सा होता है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये। और छोटे कौन होते हैं? जो प्लेन में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी एक बाकी दोनों के सम के बराबर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। अब ये दोनों एक्सिस के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बनाकर देखते हैं। ओके, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। ये एक डिस्क है और इस डिस्क में ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है। द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस, और ये कोई एक इसका डायमीटर है, और हम इसको इस डायमीटर के चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। हमारा नॉलेज क्या है? हमारा नॉलेज है इसका नेचुरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। यहां पर अगर ऐसे एक्सिस होती सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको गिवन है दैट आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। इस पूरे का मास m, हाफ एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पर किस एक्सिस के लिए? नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस कौन सी होती है? z एक्सिस। z एक्सिस कौन सी होती है? जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ मास से पार होती होगी। ये हमको मालूम है, लेकिन इस समय रोटेशन कैसा होगा? ये जो डिस्क है, ये डिस्क ऐसे घूमेगी, लेकिन अभी हम डिस्क को ऐसे नहीं घुमाते, हम इस डिस्क को ऐसे घुमाते। ठीक है, तो हमको जो मालूम है वो है जब डिस्क ऐसे घूमती है। अभी हम डिस्क को ऐसा न घुमा के ऐसा घुमाना चाहते हैं। ऐसा घुमाने में क्या होता है? इतने सारे पार्टिकल का रेडियस जीरो हो जाता है।
ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कितना है, इसे बनाइए। तो इसको बनाने के लिए टेक्निक याद रखिए, इसको बनाने के लिए हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। ये वाली एक्सिस जो इसकी जेड जेड एक्सिस है, ये हमें पता है ICM हाफ mr², और ये कौन सी एक्सिस होती है, z। ये वाली z एक्सिस हमने मानी हुई है, ठीक है। तो ये IZ हमें मालूम है और हमें निकालना क्या है, IX, ये हमें निकालना है। अच्छा, अब इसमें हम एक फैक्ट पहले अप्लाई करते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर हम इस डायमीटर के चारों तरफ घुमाएंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और अगर हम ये वाले डायमीटर को एक्सिस मान लें और इसके चारों तरफ घुमाएं ऐसा, तो भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन सिमेट्री के कारण ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बराबर होंगे। क्यों, बॉडी एकदम सिमेट्रिकल है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसी है या ऐसी है, ठीक है ना। अगर ऐसी बॉडी होती तो फर्क आ जाता, ये पार्टिकल इतना दूर है, और अगर ऐसा घुमाएंगे तो इतना ही दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। लेकिन गोल है तो सब तरफ डिस्टेंस बराबर है, इसलिए सेम होगा। सो इसको शुरू करते हैं। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ बॉडी, ड्यू टू सिमेट्री, I about X and I about Y are same। ये हमको पहले लिखना था, XX dash and YY dash are axis along perpendicular diameters। ये XX डायरेक्शन और ये वाली YY, ओके। अगर ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, देयरफॉर IX इज इक्वल टू IY। सिमेट्री के कारण IX और IY दोनों इक्वल होंगे, ओके। अब हम शुरू करते हैं। वी नो दैट according to perpendicular axis, we know that according to perpendicular axis theorem, according to perpendicular axis theorem, IZ is equal to IX plus IY, और IZ is equal to IX, क्योंकि IX और IY सेम है तो IY को हमने IX लिख लिया, दिस इज 2IX। Therefore IX is equal to half of IZ, so this is equal to half of IZ की वैल्यू half mr square, this is equal to 1/4 mr square। ये आ गई IX, this is our answer। So if a disk is rotated about its diameter, the moment of inertia comes to be 1/4 mr square। ये हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये देखिए यहां पर हमने इसको यूज किया है, यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हमने ये एक्सप्लेनेशन IY को IX रखा, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। सो दिस इज हाउ वी गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट ए डायमीटर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द डिस्क।
moment of inertia of disk about tangent. टेंजेंट यहां होती है और अब हम इसको घुमाएंगे तो ये कैसा घूमेगा, इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये डिस्क है, ये इसकी टेंजेंट है और इसे घुमाना है, ये टेंजेंट के चारों तरफ ऐसा घूमेगा, ठीक है। सो ये वाले मोशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए फिर से हम जाते हैं सेंटर ऑफ मास से। हमेशा सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस बनाइए। वो एक्सिस इसके पैरेलल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। नेचुरल एक्सिस ऐसे होती है, वहां पर डायमीटर वाली भी दो एक्सिस बनी हुई हैं। इसके पैरेलल हमको कौन सी एक्सिस मिलेगी, जो सेंटर ऑफ मास से पार होती है, और ये एक्सिस। ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको मालूम है, रेडियस, ठीक है। ये इनका बीच का डिस्टेंस है। तो यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, ये हमारी रिक्वायर्ड एक्सिस है। इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस IM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MM डैश। MM डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम हमने रखा IM। तो ये जो IM है ये किसके बराबर होगा, पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला लगाइए। दिस इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, राइट। ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। ओके, ये I हमको निकालना है, तो पहले क्या लेना, ICM। ये वाली जो एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास से पार हो रही है, इसके अबाउट जब ये बॉडी घूमती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो डिराइव करके निकालना पड़ेगा। ऐसे निकाला हमने। तो हमको क्या मालूम है, हमको मालूम था इस एक्सिस पर। जब हमको इस एक्सिस पर, इस एक्सिस के चारों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कि वो हाफ mr स्क्वायर होता है, तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगाया और परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा के ये वाली एक्सिस के चारों तरफ घूमने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। वो फर्स्ट पार्ट था। अब इसके चारों तरफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, इतना होता है। अब हमने ये जो दूसरी एक्सिस बनाई, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल नहीं है। इसलिए जब हमको ICM लेना है तो इसके चारों तरफ घूमने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो इसके चारों तरफ जब ये ऐसे घूमता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहां क्या कहलाएगा, ICM, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which is passing through center of mass, and naturally it should be parallel to the our given axis। तो ये वाली एक्सिस के चारों तरफ अब ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, इसलिए ये हमको मालूम है कि ICM की वैल्यू कितनी है। ये आप पहले निकाल चुके, ठीक है। प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू A स्क्वायर। A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये R है, सो दिस इज R स्क्वायर। ओके, इसको ऐड कर दिया तो I जो हमको रिक्वायर्ड मिला वो कितना आएगा, 5/4 mr स्क्वायर। I is equal to 5/4 mr स्क्वायर। हाँ जी, समझ आया। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए
यहां पर एक जैसे वर्ड यूज हो गए हैं, ICM, ICM, लेकिन ICM दोनों क्वेश्चन में अलग अलग मीनिंग रखते हैं। ICM का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पर सेंटर ऑफ मास से तो 3 एक्सिस पास होती है, X, Y और Z। तो ये जब हम ICM लेते हैं तो ये अबाउट विच एक्सिस है, Z। ये वाला ICM ले रहे हैं तो ये अबाउट विच एक्सिस, XX, क्योंकि इसके पैरेलल XX है। इसलिए IZZ होने से हाफ mr² होता, पर ये हम निकाल चुके हैं कि XX में ये वाली एक्सिस के चारों तरफ हमने कितना निकाला हुआ है, 1/4 mr²। ये क्या है, IX, लेकिन ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाती है कि नहीं, जाती है ना, तो ये भी एक तरह का ICM है, बट अबाउट X एक्सिस। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ICM XX और ये ICM ZZ, ठीक है। उस ICM XX को हमने यहां पर लिया। अच्छा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन और बना कर देंगे। ये डिस्क है और ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस, और ये ऐसा घूम रहा है इस तरफ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताइए, निकालिए। इसको लिखेंगे कैसे वो मैं यहां लिख देता हूं। ऐसे घूमना है इसको पूरा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, ठीक। अब सोचिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे। ये आपने ठीक लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम एक इमेजिन करते हैं यहां से जाने वाली ये एक्सिस कैसी हो गई, पैरेलल एक्सिस। इस एक्सिस का हमने कुछ नाम रखा, लेट अस से इसका हम नाम रखते हैं ZZ। तो हमें निकालना क्या है, IZZ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से IZZ किसके बराबर होगा, पहला ICM प्लस MA²। ICM इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पार होती है, अगर इसके चारों तरफ ये डिस्क घूमती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इस केस का बोलिए कितना, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ये हमने क्या लेना है, हाफ mr², r, ये हाफ mr² प्लस MA, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, r, तो ये भी क्या हो जाएगा, r। कितना हुआ, 3/2 mr²। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपने कौन सा थ्योरम यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक रॉड है, इस रॉड का कुछ मास है, लेट अस से m, इसकी लेंथ है l, और इस एक्सिस के चारों तरफ हम इसको घुमा रहे हैं।
इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है? नहीं। ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पार होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए हम सेंटर ऑफ मास पर एक एक्सिस बनाते हैं और वो एक्सिस इस एक्सिस के कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो कौन सा थ्योरम लगा पाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो याद रखिए टेक्निक क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिस एक्सिस के हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं पार हो रही तो आप एक एक्सिस बनाइए जो कि सेंटर ऑफ मास से पार होगी और वो एक्सिस को हमारी गिवन एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, यहां पर ये सेंटर ऑफ मास है और ये वाली एक्सिस हमने बना ली। अब हमारा ये इनिशियल टारगेट था, इसके चारों तरफ अब एक छोटा सा टारगेट और बीच में आ गया कि इसके चारों तरफ जब ये रॉड घूमता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला से मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका कोई ना कोई डिजाइन करके हमको निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए, ये वाली एक्सिस के चारों तरफ अगर ये रॉड ऐसा घूमे सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ, तो क्या आपको इसका फॉर्मूला मालूम है? चार्ट देखिए अपना। मिला? थिन रॉड, यस करेक्ट, ml² अपॉन 12, ये आपको मालूम है। यानी आपको क्या मालूम है? ICM। बस अब बन गया, निकालिए IZZ। IZZ इज इक्वल टू ICM प्लस MA²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगाया? क्योंकि जिस एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हैं वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है, इसलिए हमने एक दूसरी एक्सिस बनाई जो सेंटर ऑफ मास से जाती है और इसके पैरेलल होती है। इसलिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ओके। हाँ, शुरू करिए, बताइए ICM कितना हुआ? M पूरी रॉड का मास, A कितना है? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? L। तो ये इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस कितना हुआ? इसी को हम क्या कहते हैं? A। तो A की वैल्यू कितनी? L अपॉन 2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। करके देखिए। आया ml² अपॉन 3। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड।
इसको आपको एज ए फॉर्मूला भी याद कर लेना है, क्योंकि आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उस न्यूमेरिकल्स में ऐसे रॉड घूमते हुए आपको मिलेंगे जो कि एक एंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। उस समय आपको पैरेलल एक्सिस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लगा लीजिए। क्या है इसका फॉर्मूला? ml²/3। पहले आपको कौन सा याद है? ml²/12। ml²/12 कब लगेगा? जब सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमता है। और ml²/3 कब लगेगा? जब एक एंड पर एक्सिस है और रॉड चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। इस तरह के पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों के न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल जहां जहां पर आएंगे हम उसको वैसा वैसा यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो ये हुआ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिग्मा mr²। सिग्मा mr² का मतलब क्या है कि हर पार्टिकल का mr² अलग अलग निकालना है, उन सबको आपस में ऐड करना है और ऐड करने से हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स भी अलग से आते हैं। काफी तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना न्यूमेरिकल है जिसको एक तरह से आपने सेंटर ऑफ मास पे भी किया हुआ है, उसे हम यहां ट्राई करते हैं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है, ये रेडियस r और इधर भी r। यहां से ये r/2 है, ये r/4 है। इसको सेंटर मान के हमने एक यहां सर्कल बनाया और वो सर्कल का रेडियस है r/4। ये इसका रेडियस कितना? r/4। r/4 तो ये कहां तक आ गया? r/2 तक। ये सर्कल बना के इस सर्कल को ड्रिल करके इसमें से निकाल दिया, तो ये वाली शेप बाकी बच गई। ठीक है, ओके। ये शेप समझ आ रही है आपको? ये वाली शेप बच गई। ओके, अब इस शेप को अगर हम यहां पर एक्सिस मानकर घुमाते हैं, ये वाला टुकड़ा नहीं है इसमें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। In a disk of radius r, a small circular portion of radius r/4 is drilled out as per diagram. Find out moment of inertia of remaining portion about the axis passing through about natural axis. नेचुरल एक्सिस क्या होती है?
प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, ये हमको निकालना है। यहां पर ये परपेंडिकुलर और उसका सवाल नहीं है, ये एक जनरल सम है। ये सम किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए प्रिंसिपल देखिए, इसके लिए हम बड़ा बेसिक प्रिंसिपल लगाते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये एक बॉडी है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के दो मेंबर हैं। अगर हम पूरी डिस्क को एक बॉडी मानते हैं तो इसके दो मेंबर कौन से हैं? एक छोटा वाला सर्कल जो ड्रिल आउट हो गया, और एक बाकी बचा हुआ पोर्शन जो अभी भी उसमें है। ठीक है, ये दो मेंबर को मिला के क्या बना? पूरा। तो ये वाला फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस IZ, ये हमने सोचा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हमें क्या लेना है? I फुल डिस्क इज इक्वल टू I रिमेनिंग डिस्क प्लस I स्मॉल डिस्क जो कि ड्रिल आउट होके निकल गई। ये तरीका समझ आया? ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, ये हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यहां पर हमने वैल्यू किसकी निकालनी है इस क्वेश्चन में? आई रिमेनिंग, बिल्कुल ठीक। अगर हमको आई रिमेनिंग निकालना है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? यस, बस नाउ इट बिकम वेरी सिंपल। ये जो आई फॉर द फुल डिस्क है, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, कितना होता है? डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर, और वो कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है क्योंकि डिस्क ऐसी रखी है और इसके सेंटर ऑफ मास से इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जाती है, और इसी का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसलिए ये चीज आपको मालूम है। और क्या मालूम होना चाहिए? ये भी मालूम है, ये भी तो गोल डिस्क है, लेकिन ऐसे नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल डिस्क किस एक्सिस के अबाउट चाहिए? देखिए, इसकी नेचुरल एक्सिस ये है, लेकिन हम किसके चारों तरफ घुमा रहे हैं? इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। तब ये इक्वेशन लगेगा। तीनों की एक्सिस तो एक ही करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हमको चाहिए भी उसी एक्सिस के चारों तरफ। ये वाला फॉर्मूला हमको मालूम है इसी एक्सिस के चारों तरफ, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको कैसा देना पड़ेगा? अबाउट दिस एक्सिस। ये आपकी एक्सरसाइज है, और इसी में ही थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अबाउट दिस एक्सिस चाहिए। तो एक चीज तो हमको समझ में आती है कि एक थ्योरम तो लगाना पड़ेगा। कौन सा? वेरी गुड, पैरेलल एक्सिस। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि नहीं? ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। यहां से यहां r है, यहां से यहां r/2 है, ये r/4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? r/2 प्लस r/4, दैट इज 3/4r। ये a की वैल्यू आ गई। ये ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं, पैरेलल लगाना चाहते हैं, तो अभी हम इसको पेंडिंग करके सिर्फ इसको निकालते हैं, आई स्मॉल डिस्क। तो आई स्मॉल डिस्क के लिए हमको क्या चाहिए? इसको 1 करके छोड़ देते हैं। आई स्मॉल डिस्क इज इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वेयर। ये कौन सा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना? ये आपको निकालना है।
अच्छा, अब ये भी इतना आसान नहीं है, अभी आपके कष्टों का अंत नहीं हुआ है। जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे छोटे वाले डिस्क का, उसका फॉर्मूला क्या लोगे? ये वाली एक्सिस के अबाउट ये घूमती है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लेंगे? ऐसे। सबको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mr²। कौन सा r? जो इसका रेडियस है। इसका रेडियस कितना? r/4। बिल्कुल ठीक मालूम है। लेकिन m किसका लोगे? पूरे सर्कल का लोगे कि इसका लोगे? यस, और वो आपको नहीं मालूम। हमको क्या मालूम है? m किसका? पूरे सर्कल का। तो ये वाले छोटे वाले सर्कल का m कितना होगा, ये क्या आप निकाल सकते हैं? अगर आपको 10th में बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं तो आप निकाल सकते हो। इसलिए जिसको 10/10 वो क्या क्या बोलते हो आप लोगों को मिलते हैं, बताना मत, क्योंकि आप इसको निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, बोलिए कैसे निकालोगे? सुनो, पूरा मास m कितने एरिया में फैला हुआ है? आंसर है πr² में फैला हुआ है। ठीक है, πr² में एक छोटा सा इफ की सेटिंग करते हैं। इफ πr² एरिया हैज द मास m, देन x एरिया हैज हाउ मच मास? देखिए, इफ की सेटिंग की, इफ πr² एरिया हैज मास m, इस पूरे का मास कितना है? m। ये हमको दिया गया है। ओके, देन ये छोटा वाला एरिया, स्मॉल एरिया, हैज हाउ मच मास? आपकी मैथमेटिक्स क्या कहती है? m/πr² मल्टीप्लाइड बाय s। व्हाट इज s? स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया आपको मालूम है कि नहीं? स्मॉल डिस्क का एरिया मालूम है? क्या फॉर्मूला उसका? वही πr²। यहां पर r कौन सा लोगे? वेरी गुड, उसको हम यहां रखेंगे। तो बोलिए इसकी जगह मुझे क्या रखना चाहिए? πr/4 का स्क्वायर। ये क्या निकल गया? πr² एरिया का मास m है, तो s एरिया का मास इतना हुआ। मास मिल गया आपको, निकाल लीजिए। तरीका समझ आया? सिर्फ ये तरीका यही नहीं लगेगा, आगे 10 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं 11th की फिजिक्स में। हर चीज को हम काट पीट के छोटा करते हैं, तो आपको रेशियो याद रखना है कि हमने लंबाई कितनी छोटी कर दी, चौड़ाई कितनी छोटी कर दी, एरिया कितना छोटा कर दिया। पुराने वाले से कंपेयर करो, नई बॉडी का मास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने एरिया को छोटा किया तो एरिया से ही मास निकाल दिया। इतना छोटा करने से इतना मास आ गया। अब देखिए, फटाफट करिए। ये मुझे ऐसे लिखना है, ये पाई कैंसल, r² कैंसल, कितना बचा? m/, वेरी गुड। तो आपको छोटी डिस्क का मास मिल गया m/16। अगर छोटी डिस्क का मास आपको m/16 मिल गया, तो छोटी डिस्क का ICM कितना होगा? हाँ, बताइए ICM कितना होगा? डिस्क का ICM का फॉर्मूला हाफ mr²। ये रहा हाफ। m की जगह क्या लिखना है? m/16। r की जगह क्या लिखना है? r/4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। mr²/16 इंटू 16 इंटू 2 कितना? 512। ये हमने क्या निकाला? ICM फॉर स्मॉल डिस्क। स्मॉल डिस्क
ये ICM ऑफ द स्मॉल डिस्क आ गया। ठीक है, अभी भी वो चीज नहीं आई जो हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये इसके चारों तरफ घूमती है। अभी तक हमने क्या निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क जब ये इसके चारों तरफ घूम रही है। ICM यही होता है ना, ये। अब इस ICM की वैल्यू को पकड़कर आप निकालिए I फॉर दी स्मॉल डिस्क अबाउट ZZ एक्सिस। IZZ किसके लिए? स्मॉल डिस्क। चलो इसको लगाइए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर्मूला ICM प्लस MA स्क्वेयर। ICM आपने अभी अभी निकाला, M आप निकाल चुके हैं। कितना लेना? A डिस्टेंस बिटवीन द टू। A कितना? वेरी गुड, 3/4R इसका स्क्वायर। ये आ गया ICM प्लस M A का स्क्वायर। ठीक है, अब मैथमेटिक्स लगाइए इसमें और इसे बनाकर बताइए कितना आया। 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 आपने पहले किया हुआ है। कितना आया था? 500, अरे वो 512 है, सॉरी 256 आता है। ओके, सो दिस इज MR स्क्वेयर अपॉन 512 प्लस MR स्क्वेयर अपॉन 256। दिस इज इक्वल टू 19, 20, 3 3 9, ये है 9। ठीक है, 9 2 18, 18 and 1 19। So this is 19 upon 512 MR square। यही आता है। ठीक है, ये देखो, ये 9 आ गया ना, 3 3 9। अब ये LCM 512 आया, दिस इज 1 एंड दिस इज 9 2 18, 18 and 1 19, 19 अपॉन 512 MR स्क्वायर। ठीक, ये हमने क्या निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिस्क अबाउट ZZ। ये ZZ आ गया। ठीक है, इतना सब कष्ट करने के बाद में अब आपको ये क्वांटिटी मिली, ये। ठीक है, अब I रिमेनिंग किसके बराबर होगा? I of the remaining portion is equal to I of the full disk। I of the full disk कितना है? MR स्क्वायर। I of the full disk MR स्क्वायर माइनस I of the small disk। I of the small disk कितना लेना है? 19 अपॉन 512 MR स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। सो नाउ यू नो दिस। 512 और 512 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 493। कितना आया? 493 ना।
ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट z डैश एक्सिस। अब देखिए इसमें आपने बेसिक प्रिंसिपल क्या लगाया, दैट मोमेंट ऑफ, फिर से इसको देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंप्लीट बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोनेंट्स। ये हमने क्या लिया, फुल डिस्क, और कंपोनेंट कौन से लिए, रिमेनिंग और स्मॉल डिस्क। रिमेनिंग पोर्शन हमको निकालना है, इसलिए इसको हमने ऐसा ही रहने दिया और इन दोनों पे कंसंट्रेट किया। आई फॉर द फुल डिस्क वी नो मास m इज गिवन टू अस इन ए डिस्क मास m, ओके, m और रेडियस r है, तो ये कितना होगा, हाफ mr, और एक गड़बड़ हो गया, ये तो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर, दिस वी शुड हैव टेकन एज हाफ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए और फिर इसे निकालिए। दिस इज I फॉर द फुल बॉडी माइनस I फॉर द स्मॉल डिस्क, ये हमको लेना है। अच्छा, एनीवे ये आ गया 512 और इसमें से 38 माइनस कर दीजिए, ऐसे ही होगा ना, 237 हाँ, ऑड नंबर नहीं आ सकता, इवन आना चाहिए। 236 आप लोग करिए, कितना आया, 237 है, अच्छा हो सकता है, ये 19 है ना, इसको किया तो हाफ से 256, 256 माइनस 19, 250, 236, 237 आया, राइट, ठीक है, ऑड नंबर आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 237 अपॉन 512 mr²। एनीवे हम ये बात कर रहे थे, फिर से इधर आइए, आई फुल डिस्क चाहिए और आई स्मॉल डिस्क चाहिए। स्मॉल डिस्क का आई निकालने का हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, यहां से हम पैरेलल एक्सिस लेंगे और इसके चारों तरफ का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसका पैरेलल एक्सिस लगाकर हम बनाना चाहते हैं। अगर हम इसका पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा पैरेलल एक्सिस के लिए, आई अबाउट cm और ma²। यहां पर हमको दो चीजें चाहिए, आई cm भी चाहिए और m भी चाहिए। तो पहले हम इसका m निकालते हैं। m निकालने का तरीका क्या है, पूरे एरिया का मास m है, तो इतने छोटे से एरिया का मास कितना होगा, ये पूरे एरिया का मास m है, तो छोटे से एरिया का मास, इस छोटे एरिया का मास इतना होगा, m/16, m निकल गया। उस m से हम इसी एक्सिस के चारों तरफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, हाफ mr², हाफ mr², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अबाउट दिस एक्सिस। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकल गया तो उसके साथ ma² को जोड़ के, यहां पर ma² को जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं, I फॉर दी स्मॉल डिस्क, और ये हमने यहां पर निकाला, I z अबाउट I z फॉर द स्मॉल डिस्क, I cm प्लस ma², ये I cm वो रहा और m ये रहा, और इसके r का a यहां से यहां तक ये हमने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू यहां रखी। इस तरह से इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हमने ये सिंपल फॉर्मूला लगाया और यहां पर I1 किसके बराबर होगा, I माइनस I2। ये हमने किया I फॉर द फुल डिस्क माइनस I2 फॉर द स्मॉल डिस्क, दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए, एक्सिस सेम। ये जब किया तो हमको क्या मिल गया, रिमेनिंग पोर्शन का I। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज किया, सेंटर ऑफ मास भी यूज किया, जितने फॉर्मूले जानते थे सारे हमने इसमें यूज कर लिए।
ठीक है। सो दिस बिकम्स ए वेरी आइडियल सम और काफी डिफिकल्ट माना जाता है। सो इसको होने से नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, वो हमने पिछले लेक्चर में सारी डिस्कस कर ली थी कि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चाहता है, अपने मोशन को मेंटेन करना, ठीक है, और उसका मेजरमेंट क्या होता है, सिग्मा mr स्क्वायर, ठीक।